हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें मैं आपको हमारी ईवीएस पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 15 करवाने वाला हूं। 14 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो इन पीवाईक्यू सीरीज़ को देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी मेरे करवाए हुए टॉपिक से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। क्लासेस को अच्छे से कंप्लीटली देखिए। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है आपका जो ईवीएस है वो 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपके जो 15 क्वेश्चन हैं वो होते हैं आपके फैक्चुअल, जिनकी एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी क्लासेस मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके 15 क्वेश्चन हैं वो आते हैं पेडागोजी के। आपकी जो ईवीएस की पेडागोजी होगी 15 क्वेश्चंस आपके उसके आएंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आने वाला हूं, और ये क्लास भी कंप्लीटली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास मिलेगी आपको 27 जुलाई को सुबह 10 बजे। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ बोलता हूं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और ना इससे बाहर कुछ आएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। और जैसे जैसे आपका अब सीटेट पास आएगा, हम जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनकी भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं इन पीडीएफ को अपलोड कर सकूं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र, देखिए एक एक लाइन पर ध्यान दीजिए आप, जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। जिसने थ्योरी क्लासेस देखी हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है सपाट छत वाले बांस के घर। इस तरह के घर की तो कोई बात ही नहीं हुई है। आगे देखते हैं। सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी पत्थर और प्लस लकड़ी की बात हो ना, तो आपको कहां पर जाना है? आपको जाना है मनाली के अंदर। और मनाली कहां पर पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन यहां पर क्या नहीं होती भाई? भारी वर्षा नहीं होती। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। और जो इस टाइप के घर हैं वो आपको कहां पर मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको असम में। ये भी मैंने बताया था। और साथ में ये भी बोला था, अब बांस के जो खंभों पर बने घर है ना, वो जमीन से कितने 3 से 3.5 मीटर ऊंचे, या फिर अगर हम फुट में बोलें तो 10 से 12 फीट ऊंचे। ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। और आप फोर्थ ऑप्शन को देखिए, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो मैंने बताया था, जब भी कंटीली झाड़ियों के बारे में बात हो, घास फूस के बारे में बात हो, तो हम चले जाएंगे राजस्थान में। ठीक है। और जब भी ऊंची ऊंची इमारतों की बात हो तब जाएंगे हम दिल्ली में। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल यानी कि इंटरनेशनल जो गेम्स हैं उनकी प्रतियोगिताओं में 29 पदक जीते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से देख सकते हैं तो। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। ये सबसे पहले तो ये वेट लिफ्टर हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं बताया था, हमने जो पिछले प्रैक्टिस सेट किए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, अब तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है। जो इनके पापा थे वो क्या है? पुलिस में हवलदार हैं। ठीक है। क्या है? पुलिस में हवलदार हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो जब स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाएंगे ना, तो आप 100% कन्फ्यूज होंगे। जैसे हाथी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से काफ़ी स्टेटमेंट देंगे। ठीक है। आगे देखिए,
एक बार में 130 केजी वजन उठा सकती हैं। अब आपको जब क्वेश्चन देंगे ना तो 130 की बजाय क्या दे देंगे, 125 केजी दे देंगे, 120 केजी दे देंगे, 136 केजी दे देंगे, तो आप 100% कंफ्यूज होंगे। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने भारत से बाहर कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। आ गया ना आपका क्वेश्चन। आगे देखिए, इनकी 4 बहनें हैं, वे भी वेट लिफ्टिंग में प्रैक्टिस करती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, आपका कर्णम मल्लेश्वरी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने यानी कि पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है। हम थ्योरी क्लासेस में करवा चुके हैं। इसमें देखिए क्या क्या याद रखना है आपको। घटपर्णी पौधा 3 जगह पर मिलता है, और वो कौन कौन सी जगह है। एक तो आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। एक कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर। और 3rd नंबर पे मिलता है भारत के मेघालय के अंदर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए यानी कि भारत के मेघालय में। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, ये है आपका घटपर्णी पौधा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये इसका आकार है ना वो घड़े की तरह होता है, और इसके अंदर मच्छर चले जाते हैं। और ये ऊपर से क्या है, आपकी पत्ती है जो ढक जाती है, ताकि जो कीड़े मकोड़े कीट है ना वो बाहर न निकल पाए। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम शिकारी पौधे भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है निफेथिन्स। आपको ये भी याद रखना है। कहाँ कहाँ पर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, इंडोनेशिया में मिलेगा, और भारत के मेघालय राज्य के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। एक लाइन और याद रखनी है, अब घड़े से क्या निकलती है, खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं, और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है, जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दी गई है 950 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर हो, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको मैप का मिलेगा, मैं आपको हर क्लास में बताता हूं ये बात। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 950 मीटर। आपको निकालनी कितनी है, 16.7 सेंटीमीटर की। तो नॉर्मल सी बात है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 16.7 सेंटीमीटर इंटू में 950 मीटर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 15865। इतना क्या आएगा ये, मीटर। लेकिन जब हम इसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 3 के बाद आप लगा दीजिए दशमलव, कितना हो जाएगा 15.865। अब यहां से देखिए, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने कंप्लीट क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर को देखेंगे और सी को चूज कर देंगे। लेकिन आपका सी आंसर नहीं होगा, यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर बी। आप इस चीज को देखिए, यहां पर ये दशमलव हो गया, दशमलव के बाद क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। तो आपको ये रूल पता होगा, अगर जब भी 5 और 5 से ऊपर आता है ना तो हम इस वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15.9 किलोमीटर। ये आप याद रखना। तो हमें कंप्लीट क्वेश्चन आने के बावजूद भी हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो ये चीज आपको वहां पर 100% याद रखनी है। एक नंबर से चूक हो जाती है ना तो बड़ा ही दुख होता है, आपको अच्छे से पता है। तो इसलिए आते हुए क्वेश्चन को गलती मत करना, और अच्छे से सोच समझ कर क्वेश्चन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। मैंने आपको जब करवाई थी एनसीईआरटी, मैंने आपको बताया था ना ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, मैंने आपको उसी टाइम बोल दिया था। तो देखिए आ गया है आपका। तो देखते हैं, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चल सके, गलत है भाई, ये नहीं होती है जिम्मेवारी। आगे देखिए, उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, गलत है भाई, आप रुकने के लिए नहीं कहेंगे। पर नॉर्मल सी बात है, हमारा जो उद्देश्य क्या है, ऊपर चढ़ना है, तो आप रुकने के लिए थोड़ी ना कहेंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो आराम से ऊपर चढ़ सके। तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना आपका करेक्ट है। आगे देखिए, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी आपका सही है। उसके बाद है जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी, डी और ई। कहां पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो आप देख लीजिए क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं ग्रुप लीडर की। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी कि जो ग्रुप लीडर है सबसे पीछे चलेगा, आगे नहीं चलेगा। जो चल नहीं पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, यानी कि हेल्प करना। रुकने के लिए जगह ढूंढना, जब हमें बीच बीच में विश्राम की जरूरत होती है ना, तो जगह ढूंढने का काम भी कौन करेगा? ग्रुप लीडर करेगा। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। आ गया आपका ऑप्शन में सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ये होती हैं ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियां। आगे चलते हैं। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। करेक्ट है। अब आप पूछेंगे किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो कहां पर मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। जिसने थ्योरी क्लासेस की हैं देखते ही क्वेश्चन को कर देगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। आगे देखिए, इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं, जब तक भूजल स्तर तक न पहुंच जाए। ये भी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। ये भी आपका सही है। यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टिलों में पाया जाता है। ये आपका गलत है। कहां पर मिलता है आपको रेगिस्तानी ओक? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है, इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं के बारे में कौन से कथन सही है? तो आप देख सकते हैं आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। रेगिस्तानी ओक, अब आप एक्सप्लेनेशन को देखिए। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, मैंने आपको बता दिया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा चुका है। और क्या मिलता है? अगर इसमें पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, ये लिखा हुआ मिलता है आपको, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना पत्तियां बहुत कम होती हैं। आपको याद रखना है ये। ठीक है, आगे देखिए, इस पेड़ की जड़ें जमीन में जब तक नीचे जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। करेक्ट है आपका, हम देख चुके हैं। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी पानी की कमी होती है तो यहाँ के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। ये सब चीजें आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में याद रखनी है। आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी 504 किलोमीटर है। यदि यह रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा और एक ही फॉर्मूले पर पूछा जाता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकालनी है, क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है कितना? 504 किलोमीटर, और डिवाइड में टाइम कितना है हमारे पास? 7 घंटे। लेकिन हमें निकालना किसके अंदर है? मीटर पर सेकंड में, और गिवन किस में है? किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कीजिए आप, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14 कट गया, 18 से काट दो, 4 पे चला जाएगा, और 5 चौक 20, यानी कि आपके 20 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी? देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था मैप का क्वेश्चन 100% आपके पास आने वाला है। तो देखिए ये है आपका हरियाणा, और यहाँ पर पड़ती है आपकी दिल्ली। ठीक है, जो यहाँ पर ये स्पेस सा दिख रहा है ना, ये है आपकी दिल्ली। ये आपको याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए भाई पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, तो ये है आपका बांग्लादेश, और इसके जस्ट साइड में ये क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। आपको पता होगा ये। और अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसके सापेक्ष? नई दिल्ली के सापेक्ष। तो मैंने आपको बताया है जिसके भी सापेक्ष पूछा जाए ना, वहां से आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए। तो यहां पर आपने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, तो नॉर्मल सी बात है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये पूछा है। अगर भाई दिल्ली के सापेक्ष जो कोलकाता है उसकी जो दिशा है वो क्या होगी? तो नॉर्मल सी बात है, अब आप निकाल दीजिए। ये आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये दिशा आपकी कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। सीधी सी सिंपल सी बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। ग्रेगर मेंडल एक साधु थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक, ये भी याद रखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है, 28,000 पौधों पर तो शोध किया था, और कितने साल तक? 7 साल तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। इन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो युग्मों में होते हैं। इनमें से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं बताया था।
देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बीजों का हरा होना या फिर पीला होना, करेक्ट है भाई, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। आगे देखिए बीजों का खुरदरा या चिकना होना, इसके बारे में भी बात की थी। पौधों का लंबा होना या नाटा होना, इसके बारे में भी बात की थी। आगे देखिए अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है, ये आपका गलत है। इन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि दो रंग मिलकर एक नया रंग बनाएंगे। इन्होंने ये बताया था कि जो रंग है ना वो अलग अलग रहेंगे, जैसे या तो पीले ही बनेंगे या फिर हरे ही बनेंगे। इन्होंने कभी नहीं कहा पीले और हरे मिलकर नया रंग बनाएंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे। तो आपको याद रखना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था, 1822 में हुआ था। ये पढ़ाई के अंदर ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो इन्होंने डिसाइड किया अब पैसे न होने के कारण एक मठ में रहकर किसकी नौकरी की, एक मंक बनने की सोची, एक मुनि बनने की सोची। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये वहां पर रहे और कितने साल तक, 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेर सारे आंकड़े इकट्ठे किए, एक नई बात खोज कर निकाली। अब वो नई बात क्या थी वो हम देखते हैं। देखिए मेंडल ने पौधों में क्या पाया, उन्होंने पाया कि मटर के पौधे कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में, जो युग्म के अंदर पाए जाते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा है। देखिए जैसे बीज का क्या होना, चिकना होना या फिर खुरदरा होना, यही ऑप्शन के अंदर था ना, यानी कि या तो बीज चिकना मिलेगा या फिर कैसा मिलेगा, खुरदरा मिलेगा। पीला या हरा होना, बीच में या है, देखिए आप ध्यान से, तो यानी कि पीला होगा या फिर हरा ही होगा। और पौधे के तने का लंबा होना या फिर नाटा होना, यानी कि दोनों में से एक ही। पर चिकने बीज वाले खुरदरे और बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी कि अगली पीढ़ी के जो पौधे होंगे उनके बीज या तो चिकने होंगे या खुरदरे ही होंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना हो या थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण भी अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होंगे या फिर हरे ही होंगे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। आ गया ना आपका स्टेटमेंट। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, मैंने अगर आपको एनसीईआरटी करवा दी है ना, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप विश्वास कीजिए। मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूं जब भी करवाता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गई विशेषताओं वाले पक्षी का क्या नाम है। तो देखिए एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, सिर से पूंछ तक नीले रंग की नई रंगत। बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से पता है किसके बारे में बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है आपके मोर के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कितने राज्य हैं, देखिए 22, 25, 27 या फिर 28। आपको अच्छे से पता है कितने राज्य हमारे, 28 राज्य हैं। 28 हमारे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी, 8 हैं। और अभी थोड़े दिन पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था, शायद कल वाला ही प्रैक्टिस सेट था, उसके अंदर यूटी के बारे में पूछा था कि हमारे पास कितनी यूटी हैं, 8 यूटी हैं और 28 हमारे क्या हैं, स्टेट हैं। 8 यूनिटी कैसे हैं, आपका जो दादरा और नगर हवेली है उनको मिलाकर एक कर दिया था। ठीक है, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, उन दोनों को मिलाकर एक कर दिया था, इसलिए हमारी क्या हो गई थी, 8 हमारी यूटी हो गई और 28 हमारे क्या हो गए, स्टेट हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। देखिए अब आपको मैप से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक ही टेस्ट के अंदर 2 क्वेश्चन मैप के। तो मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलता हूं डेली एक मैप की प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आपका यूपी है और यहाँ पर क्या है आपका, ये बिहार है। तो अगर आपको पता हो पटना कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है, और चंडीगढ़ आपका कहाँ पर है, ये है आपका हरियाणा। तो हरियाणा के पास ही, यहीं पर तो हरियाणा के अंदर ही तो चंडीगढ़ है ना आपका, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों की क्या है राजधानी, चंडीगढ़ है। तो हरियाणा के अंदर भी तो चंडीगढ़ पड़ता है ना। तो आपको बिहार से और कहाँ पर जाना है, चंडीगढ़ जाना है। और आपको अगर पता हो, यहाँ पर मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर क्या है आपकी दिल्ली है। ठीक है, तो आप देखिए आप बिहार से चलेंगे, आपको यूपी में आना पड़ेगा, आप फिर दिल्ली में जाएंगे और उसके बाद आप कहाँ पर चले जाएंगे, हरियाणा के चंडीगढ़ में। तो आप ऑप्शन को देखिए, आप हरियाणा में हाँ आपको जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में आपको जाना पड़ेगा, पंजाब में आपको नहीं जाना है, दिल्ली में आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, यानी कि आप पंजाब के अंदर नहीं जाएंगे। पंजाब में एंट्री करने से पहले हरियाणा के अंदर भी तो चंडीगढ़ है ना, जो हरियाणा और पंजाब की क्या है, साझी राजधानी है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। मच्छरों से फैलने वाले
3 बीमारियों का समूह है वो बताइए। आपको अच्छे से पता है, मैं करवा चुका हूँ। आपका क्या हो गया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये तीनों किससे होते हैं, आपके मच्छर से फैलते हैं। ये कैसे गलत हो जाएगा, कोविड-19 वायरस के कारण। आपका HIV एड्स है, ये भी कैसे होता है, वायरस के कारण। उसमें फिर कोविड-19 आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपकी इमेज भी लगा दी है, ये NCERT की इमेज है, आप देख सकते हैं। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया किससे फैलते हैं, आपके मच्छरों से फैलते हैं। एज इट इज आपका है, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है, डेंगू किससे फैलता है, मादा एडिस मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। और आपसे चिकनगुनिया पूछा जाता है तो एडिस इजिप्टी से या फिर एडिस अल्बोपिक्ट से, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है, एडिस इजिप्टी और एडिस अल्बोपिक्ट, ठीक है। तो यहां पे से भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन के बारे में बात हो रही है तो मैंने आपके रक्त के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, HB होता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, रक्त अल्पता, जिसको हम कौन सा रोग बोलते हैं, एनीमिया भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था जो एनीमिया होता है उसकी जो रेंज है, ठीक है, जो HB है, HB की जो रेंज है वो कितनी होती है, मैंने आपको बताई थी 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, अगर आप इस चीज़ को भी याद रखना। और जब आयरन की कमी हो जाती है तो हम उन चीज़ों को खाते हैं जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर D, यानी कि आपका आंवला, पालक और गुड़, इनके अंदर जो आयरन है उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए, मैंने आपको बताया था शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी होने से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, आपका आयरन पाया जाता है। तो एनीमिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या मिलता है, आपको आयरन मिलता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। इस ग्राम पर DL का मतलब है ग्राम पर डेसीलीटर, याद रखना आप। आगे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको बताना है, आपको मैचिंग करनी है। जैसे कीट है तो इनमें से कीट कौन सा है, तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं। कीट के बारे में पूछा जा रहा है तो कीट कौन सा होगा, आपका कॉकरोच, यानी कि एक आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आगे देखिए पक्षी, पक्षी आपका कौन सा इनमें से, उल्लू है, यानी कि B का क्या हो गया, आपका 4 नंबर हो गया, आपको पता है। आगे देखिए सरीसृप, अब सरीसृप के अंदर क्या आता है, आप अंदाजा लगाइए भाई, कछुआ आएगा या फिर चमगादड़ आएगा, कौन सा आएगा, आपको अच्छे से पता है। सरीसृप में क्या आएगा, आपका कछुआ आएगा, यानी कि C का आपका क्या हो गया, 1 नंबर हो गया। उसके बाद है स्तनधारी, स्तनधारी कौन सा है आपका, चमगादड़, तो D का क्या हो जाएगा, आपका 3rd नंबर हो जाएगा। अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए, A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से एक क्लास में आपकी कंप्लीटली पेडागोजी के लेके आऊँगा जो NCERT बेस है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।